नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारे देश की वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आज मैं ऐसी बातों पर प्रकाश डालने वाला हूं जिनसे हमारे किसान भाइयों को अपनी मांग के लिए राहत मिले, जो काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिनों दिन ये मसला काफी लंबे समय से उभरता जा रहा है और यहाँ तक कि अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंच गया है। क्योंकि अभी रियाना करके एक जो बड़ी सिंगर है, बहुत ही फिलैंथ्रोपिस्ट एक सिंगर है, लेडीज है, जिन्होंने अभी ट्विटर पे एक ट्वीट किया था, व्हाई आरंट वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस। जस्ट एक ट्वीट ने हमारे पूरे देश को हिला दिया, हमारे सोते हुए एक्टर्स को भी जगा दिया और काफी एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे देश की एक्सटर्नल मिनिस्टर्स को भी एक लेटर लिखने में मजबूर कर दिया। सो गाइज, ये मसला काफी उभरते जा रहा है, तो इसका समाधान करना बहुत ही जरूरी है। सो गाइज, मैं इस वीडियो में ऐसे अलग अलग सुझाव देना चाहता हूँ जो सरकार हमारे किसान भाइयों के लिए कर सकती है और साथ ही सरकार को भी इस निर्णय और डिसीजन लेने के साथ ही उसको भी राहत मिले और साथ ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था, डेमोक्रेसी और सब कुछ स्थिर रूप से बनी रहे। सो गाइस, इसका सुझाव बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये फार्मर प्रोड्यूस बिल बहुत ही मसले में चल रहा है। सो इसका समाधान लेना बहुत ही जरूरी है। सो गाइस, ये फार्मर प्रोटेस्ट को अच्छे से जानने के लिए पहले हमें उनके सुझाव और उनके सॉल्यूशंस के लिए, गवर्नमेंट उनके सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस ला सकती है, उनका समाधान किस तरह से कर सकती है, वो जानने से पहले हमें फटाफट हमारे किसान किस तरह से पहले सेलिंग करते थे और ये 3 फार्म बिल क्या है और किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली आप सबको एग्जैक्टली पता है क्या, उसको अभी फटाफट एक ग्लैंस में देख लेते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, पहले तो हमारे किसान के पास करंट एग्जिस्टिंग मार्केटिंग सेलिंग, तो पहले नंबर 1 आती है लोकल मार्केटिंग। मींस वो लोकल तरीके से सेल कर देते हैं अपने ग्रेन्स, फूड जो प्रोड्यूस करते हैं वो अपने शहरी इलाके में ऐसे लोकली सेल कर देते हैं। और दूसरा उनके लिए ऑप्शन आता है एपीएमसी मींस जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई एपीएमसी होती है, मींस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी, जहाँ पे ऐसे लाइसेंस वाले ट्रेडर आते हैं, जहाँ वहाँ पे उनको हमारे किसान बेच सकते हैं और डायरेक्ट हमारे होलसेलर रिटेलर वहां से नहीं खरीद सकते। जस्ट जिनके पास लाइसेंस हो वही खरीद सकता है और वहां पे प्रीफरेबल प्राइस मिलती है। ऑलराइट, बट वहां पे उनको टैक्स भी देना पड़ता है। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम होता है, जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं उन्हें वो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा प्राइस में उन्हें बेचते हैं, यानी फिर लास्ट में हमारे साथ वो जो रिटेलर बेचते हैं लास्ट में, तो हमारे पास जो हम एक ऑनियन हम 10 रुपए में वहां पे ट्रेडर को देते हैं, वो हमारे पास लास्ट में जब खरीदते हैं, अब दुकान से खरीदते हैं, अब रिटेलर से खरीदते, तो रिटेलर को ट्रेडर्स महंगे भाव में देते हैं, तो फिर जो रिटेलर होते हैं हमको बहुत 100 रुपये में देते हैं। इसमें बहुत वास्ट डिफरेंसेस आ गया है, हम उनको 10 रुपये में देते हैं, फिर वो ट्रेडर होलसेलर उन लोगों को ज्यादा पैसे में बेच के प्रॉफिट खा के फिर रिटेलर को आते फिर लास्ट में वो रिटेलर हमारे साथ वापस बेचते हैं, तो 100 रुपये हो जाते, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। ये ड्रॉबैक है एपीएमसी का। और उसके बाद हमारे किसान भाइयों के पास ऑप्शन आता है एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं, हमारे जो प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे किसान भाई डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेलिंग कर सकते हैं, जो प्रोड्यूस किया वहां पे फिक्स रेट पे प्राइस होती है, तो वहां पे बेच देते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, हम मार्केटिंग सिस्टम तो समझ ली। अब ये काफी बड़ा मसला है जो इंट्रोड्यूस हुए 3 बिल, वो 3 बिल अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। तो 3 बिल क्या है? पहला, सो गाइस, हमने यहाँ तक समझ लिया कि हमारे किसान भाइयों के पास अभी करंट मार्केट सिस्टम क्या है, वो कैसे बेचते हैं। ऑलराइट, अब ये फटाफट समझ लेते हैं कि ये 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए वो किस तरह से है और किस तरह से हमारे किसान भाइयों को अफेक्ट करते हैं या बेनिफिट करते हैं, उसको समझ लेते हैं। सो गाइस, पहला बिल है फार्मर प्रोड्यूस एंड कॉमर्स एंड ट्रेड मींस प्रोमोटिंग एंड फैसिलिटेशंस बिल 2020। ये बिल में ये कहा गया है कि एपीएमसी है, एपीएमसी के में जस्ट खरीदने का जो ट्रेडर्स, लाइसेंस ट्रेडर्स होते हैं, उनको ही किसान बेच सकते हैं। मींस डायरेक्ट जो रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, प्रोड्यूसर, उनको डायरेक्ट नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन सेट की गई है। ऑलराइट, तो इसमें क्या है, जो फार्मर, जो ट्रेडर्स हो गए डायरेक्ट ही खरीद सकते हैं, वो दूसरे को नहीं बेच सकते। ऑलराइट, यहाँ पे ये लिमिटेशंस है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, जो ट्रेडर्स होते हैं, लाइसेंस ट्रेडर होते हैं, वो होलसेलर और प्रोड्यूसर को ज्यादा रेट्स में पे ऑफ करते हैं। मींस किसान से कम रेट में लेते हैं और उनको ज्यादा रेट में पे ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, तो हम एग्जांपल की मदद से देख, वो किसान के पास एक ऑनियन किसान के पास 10 रुपए में खरीदते हैं और फिर मिडल मैन होते हैं, वो रिटेलर और होलसेलर को ज्यादा भाव में देते हैं। मींस उनको, जैसे कि मार्केट में ऑनियन का 100 रुपया भाव होता है, वहां पे एक किसान के पास से 10 रुपए में लेते हैं। मींस जो इन एक्चुअली जो मिडल का प्रॉफिट होता है वो मिडल मैन खा जाते हैं, यानी प्राइस का
रेट भी बढ़ जाता है और यहाँ पे ये लिमिटेशन है। तो अभी गवर्नमेंट ने ये बिल के मुताबिक ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो प्राइवेट ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हैं, मींस एपीएमसी के बाहर जो प्राइवेट ट्रांजेक्शन हो डायरेक्ट मिडलमैन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट वो रिटेलर और जो होलसेलर और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां पे डायरेक्ट बेच सकते हैं। सो जो बीच का प्रॉफिट है वो नहीं खरीद सके और उनको चांसेस है कि उनको हाई प्रॉफिट मिलने का। ऑलराइट, सो गाइस ये बिल के मुताबिक ये उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे दूसरा बिल है फार्मर एनकरेजमेंट एंड प्रोटेक्टिंग एश्योरेंस ऑफ प्राइस एग्रीमेंट एंड फार्म बिल 2020। ऑलराइट, ये बिल में ये कहा गया है कि यहाँ पे एक्चुअली सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता है। जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं उनसे पहले वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट कर देते हैं कि भाई हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी प्राइस इतनी मिल चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इन फ्यूचर इसकी प्राइस घट भी जाए फिर भी जो एग्रीमेंट में प्राइस लिखी है वही प्राइस से किसान से वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ले लेगी पैसे और उनको वो बेच देगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे किसान को डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। ये मींस इट्स बेनिफिशियल लॉ। अब और तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। यहाँ पे क्या है कि ये बिल ये लॉ आया था 1955 में, जब इसमें ये लॉ के मुताबिक ये है कि स्पेसिफिक जो कमोडिटीज मेंशन की गई है लॉ में उस कमोडिटी को लिमिटेड क्वांटिटी में ही स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में ही स्टोर किया गया है मींस, और ये अमेंडमेंट के मुताबिक काफी चीजें ऐसी हटा भी दी है जो इसको आप मन चाहे आप जितनी भी स्टोर कर सकते हो। सो यहाँ पे ये बिल के मुताबिक पहले ये हो सकता था होर्डिंग वाली जो एक्सप्लॉइटेशन होता था वो उसको एलिमिनेट कर सकते थे, तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया। सो ये तीन बिल हमने अच्छे से डिफाइन कर ली। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे और मेन रीजंस क्या है कि एग्जैक्टली आप सबको पता है फार्मर जो किसान लीडर्स है वो जगह जगह पे क्यों प्रोटेस्ट करते हैं। एग्जैक्ट रीजन क्या है? एग्जैक्ट रीजन ये है कि जो पहला बिल है उसमें क्या है एपीएमसी में फार्मर ट्रेडर्स को बेचेंगे डायरेक्ट। ऑलराइट, और ये बिल के मुताबिक ये आ गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी डायरेक्ट बेच सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे क्या है कि वहां पे नो टैक्सेस, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वो फार्मर बेचते हैं वहां पे बिना टैक्सेस से बेच सकते हैं। मींस किसान को टैक्सेस नहीं पे करना पड़ेगा, तो लोग हर एक किसान वहां पे ही जाएगी और उनको प्राइसेस भी हाई मिलने के चांसेस है और उनको एकदम बेनिफिशियल है। पर यहाँ पे क्या है, पहले तो किसान को बेनिफिट्स होगा पर लास्ट में ये सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, एपीएमसी में कोई नहीं जाएगा और वो बंद हो जाएगी। फिर लास्ट में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही रहेगी तो फिर वो लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। ये सब बातों से हमें ये पता चलता है कि हमने करंट एग्जिस्टिंग मार्केटिंग देखी और अलग अलग बिल देखे, उनका एनालिसिस किया, तो हमें ये पता चला कि उनको जस्ट वो इंट्रोड्यूस कराना है कि वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होंगे। मींस वो पूरी तरह से लास्ट में गवर्नमेंट और उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि अभी लॉ तो हमने पार्लियामेंट में सब लॉ भी एनफोर्समेंट हो गए। ऑलराइट, सो गाइस उनको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि लास्ट में वो कोलैप्स होके वो एक्सप्लॉइट हो गए और डायरेक्ट नीचे चले जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसे कुछ ना कुछ रीजन करके सॉल्यूशन ऐसे कुछ ना कुछ रीजन बता देगी, पर एक्चुअली वो लास्ट में जो भुगतेंगे वो नहीं भुगतने चाहिए इसका। इसलिए उनका एक सोल पर्पस है इस प्रोटेस्ट का कि वो एमएसपी जो है उसका भी अथॉरिटी उन्हें पेपर वन में चाहिए कि भाई लास्ट में ये प्राइवेट सेक्शंस को हम बेच सकेंगे। ऑलराइट, हम उनको अच्छे तरह से हमारी रेट में बेच सकेंगे। और उनका ये मांग भी है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो दाम में वो बेचते हैं उन्हें एमएसपी के रेट के बराबर ही मिलना चाहिए, उसके ज्यादा मिले तो उनकी बार्गेनिंग पर डिपेंड है, पर उनको जो एमएसपी भी रहनी चाहिए। क्योंकि सरकार ने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया ये लॉ इंट्रोड्यूस होने के बाद एमएसपी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो लॉस में इसकी बात की नहीं है। और गवर्नमेंट इसकी बात क्यों नहीं की है पता है? जो हमारे फूड कलेक्शन सिस्टम होती है आईएफसी, वहां पे हर साल इतना फूड स्टोरेज किया जाता है जो बहुत सारा सड़ जाता है, तो गवर्नमेंट ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और कुछ फोकस नहीं किया। सो ये यहाँ पे लूप होल है। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये इनको लॉ ये दे देते हैं और जो एमएसपी वाला हटा सकते हैं, क्योंकि एमएसपी से गवर्नमेंट को काफी नुकसान होता है, तो उन्होंने लॉस उनको दूसरी साइड से लॉ लिखा देते हैं और जो एमएसपी वाला है उनको हटा देते हैं धीरे से। पर गाइस फार्मर का मेन पर्पस सोल प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो जो एमएसपी है ना वो रहनी चाहिए उनके साथ में। वो लॉ तो इंट्रोड्यूस हुए एग्जैक्टली अच्छे फायदेमंद है, उसके साथ साथ एमएसपी भी उनके साथ रहनी चाहिए। लास्ट में वो प्राइवेट सेक्शंस के बाद जिसको नहीं बेचना है और ऐसा लगे कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो उनके पास तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि एमएसपी। पर ये लॉ में क्या है कि वो मेंशन नहीं किया, इसलिए वो हमारे किसान भाई जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए उनके सॉल्यूशंस के लिए कि गाइस मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे किसान भाई प्रोड्यूस करते हैं और उनका क्या क्या लूप होल होते हैं, वहां पे वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी मेहनत करते हैं, उनका फल नहीं मिलता। एग्जैक्टली हमें ये इन बातों पर ये सब को छोड़ के हमें ये बातों पर डिस्कस करना चाहिए, उनकी मेजर्स
उनकी क्या स्टेप होने चाहिए कि उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, ऐसा, और जस्ट कम दाम में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर सके। सो इसके मेजर्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा ये वीडियो में, ऑलराइट। सो ताकि वो सोल रीजन तो ये है, उनका जो रूट कॉज है वो तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो पा रही और फिर भी उनको एक्सप्लॉइट हो रहा है और लॉ उनके मुताबिक नहीं बन पा रहे और वो सेटिस्फेक्शन उनकी बातों से नहीं हो रहे। उनका प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशंस के लिए मैं ऐसे ऐसे 10 शीर्ष बिंदु मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिनसे वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ही बढ़ा सके। तो फिर ये लॉ सब कुछ साइड में हो जाए और उनका वो सेटिस्फेक्शन ही अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अच्छे से कर सके। तो गवर्नमेंट को ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए पहले तो, पहला नंबर 1 रीजन है गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म के बारे में जल्दी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी ब्रिटिश वाला इफेक्ट है, अभी भी जमींदारी सिस्टम वाला इफेक्ट होता ही है, क्योंकि कई सारे लोग सिटी में शिफ्टेड हो गए हैं। तो उनकी जमीन है जो अपने रेंटेड में नहीं देते, जो टेनेंट लोग होते हैं उन्हें रेंटेड में नहीं देते, वो लोग खरीद खेत की जुताई करके फिर जो प्रोड्यूस करते हैं वो फिर उनका आधा शिफ्ट कर देते हैं और उनके हिसाब से वो बंटवा रहते हैं। तो ये सिस्टम को भी रिफॉर्म करना चाहिए। ये स्लोगन को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो लैंड टू द टिलर, जो जोतता है उसकी ही जमीन होनी चाहिए, जमीन उसकी होनी चाहिए जो जोतता है। सो इसको रिफॉर्म करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा हम बात करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड लैंड, ये भी बहुत बड़ा इशू रहा है। देखो कई बार कई जगह पे जमीन होती है पानी नहीं होता, पानी होती है जमीन नहीं होता, ऐसे एक्सेस बहुत होता है और जो जमीन है वो सड़ जाती है और जमीन का कोई यूज नहीं होता। तो इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव के साथ उन्हें अलग अलग ऐसी जमीन पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, स्मॉल इंडस्ट्री, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उसके कई मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट सेटअप हो सकते हैं। सो ऐसे कुछ इनिशिएटिव का गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा, ओके। और हम तीसरी बात करें तो इंप्रूव्ड सीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंप्रूव्ड सीड्स गाइस, हमारे एग्रीकल्चर भाई क्या करते हैं, जो एग्रीकेशंस करते हैं उसमें इंप्रूव्ड सीड्स, लो क्वालिटी के इंप्रूव सीड्स लाते हैं और फिर जोतते हैं। फिर लास्ट में वो मेहनत कितनी भी करे, कितना भी पानी दे, कितनी भी जमीन की उर्वरता को अच्छे से बढ़ा दे, पर जो लो क्वालिटी का सीड्स है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं देता है, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहेगा ये इंप्रूव्ड सीड में। तो उनको गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में इंप्रूव्ड सीड देने पड़ेंगे ताकि वो अपना प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ा सके, ऑलराइट। और तीसरी बात करें कंजप्शन ऑफ पावर, कंजप्शन ऑफ पावर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, जहां एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिसिटी खुद भी जनरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्लांट सेटअप करके, ऑलराइट। सो जगह जगह पे एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पावर का भी सेटअप करवाना बहुत ही जरूरी है। उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से काफी टेक्नोलॉजी जो चलने वाली है और प्रोडक्टिविटी से चलने को ज्यादा बढ़ा सकती है, ऑलराइट। और चौथे मेजर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजनल क्रेडिट एंड मैनेजमेंट मार्केटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को काफी हमारे ब्रिटिश वाली एग्जिस्टेंस आ जाती है। क्योंकि इधर क्या है कि किसान लोग कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे सीड्स लाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होती है, एग्जैक्टली। सो वो लोन ले लेते हैं या करते हैं, फिर वहां पे उनको कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते, तो उन पर वो कर्जा बढ़ते ही बढ़ते जाता है। तो उनको गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि उन्हें प्रोविजनल क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी दी जाए, वहां पे उनको क्रेडिट दी जाए और वो अपना बेच सके, वैसी मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छी तरह से प्रोवाइड की जाए। कहीं ना कहीं ये लूप होल है हमारी कंट्री में, इसलिए फार्मर्स सेटिस्फेक्शन नहीं रहते, इसलिए वो अच्छी प्रोडक्टिविटी की मांग रखते हैं और ऐसे सब प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑलराइट। और पांचवी ऐसे मेजर्स की बात करेंगे तो इंसेंटिव टू द प्रोड्यूसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई तुम अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उन्हें कभी ना कभी हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट डिस्ट्रिक्ट और के फार्मर को बुलाना चाहिए और उनसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई आपने इतना प्रोडक्शन किया है, बेस्ट किया है, किस तरह से किया है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना, उनका इंटरव्यू लेना चाहिए कि भाई तुमने कैसे किया। ये सब करने से क्या है, हमारे दूसरे किसान वो भी जागरूक होते हैं और उन्होंने किस तरह से किया और ये सब उनसे प्रोत्साहित मिलता है और उनसे अलग रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, तो वो प्रोत्साहित होते हैं और दूसरे काफी फार्मर्स भी सोचते हैं कि नहीं हमें भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, और ये सब के लिए गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए, ऑलराइट। और छठी बात करें तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा क्रॉप इंटेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमारे आधे किसान को क्या है, जिस पता नहीं होता कि मल्टीपल क्रॉपिंग की भी बारे में नहीं पता होता, जैसे कि जो एक खेत में दो तरह के पौधे बोए जाते हैं, वहां पे अलग अलग मल्टी क्रॉपिंग बोले जाते हैं, ऐसे हम इंग्लिश टर्म में जाए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मल्टी क्रॉपिंग करने से भी
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और किसान की मल्टीपल प्रोडक्शन होता है। तो इसके बारे में भी जागरूकता गवर्नमेंट को फैलानी चाहिए और उसके बारे में भी गवर्नमेंट को थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए फार्मर्स को, राइट। ये भी मेन रूट कॉज में भी आ जाता है, ऑलराइट। इसके बाद साथ ही ऐसे कई है, जैसे टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स इंप्रूव करनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स का भी इसके बारे में कैंपेन चलाना चाहिए और साथ ही फार्मर्स को फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए फर्टिलाइजर्स, क्योंकि कई बार तो हाफ ऑफ द हमारे फार्मर प्रोड्यूसर की फसल ऐसे ही चली जाती है जो किसी डिसीज की वजह से, पेस्ट की वजह से, ये तो उसमें भी उनको काफी नुकसान होता है। तो उसके लिए भी सरकार को उसका फ्री एक गवर्नमेंट स्टोर बनाना चाहिए, वहां पे फार्मर्स खरीद सकते हैं, ऑलराइट। और मैं दूसरा मेजर्स की बात करूं तो इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए, वो एग्जिस्टली है। कई बार उसके ऐसे कई सारी स्कीम्स ऑन पेपर लिखी गई है पर एक्चुअली रूट कॉज पे, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं होती, उसके बारे में भी गवर्नमेंट को रूट कॉज पे बात करनी चाहिए, ऑलराइट। सो ऐसे कई मेजर्स है। आशा करता हूं कि आपको कई मेजर्स पता चले होंगे और ऑल ओवर आपको हर एक मुद्दे में थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी। सो गाइस, हियर पर्वत सिंह दामोर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। ऐसे कई टॉपिक को जानने के लिए मैं अपडेटेड रहो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर